हेलो गाइस, वेलकम बैक AKR एडमिट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अनिल कुमार और मैं इस वक्त हूं पटना के रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों, हमारे साथ कुछ दोस्त हमारे जुड़े हुए हैं। इनका विचार सुनिए। ये क्या आरक्षण के मुद्दे पर बात करते हैं, संविधान के मुद्दे पर बात करते हैं, SC ST पिछड़ा वर्गों के मुद्दे पर बात करते हैं, उस सभी मुद्दे पर बात करते हैं जो देश में हमेशा उसको दबाया गया है, हमेशा उसको नीचा दिखाया गया है, उसके साथ हमेशा छुआछूत किया गया है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये क्या सोचते हैं। ये जो सबसे पहले आप बताइए, जो मोदी भक्त हैं, ये तो कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि संविधान बदलो, संविधान बदलो। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए ये इस देश में बोलने दीजिए, सबको मौका दिया जाएगा। बोलने दीजिए, सबको मौका दिया जाएगा। भारत किसी के देश की है। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि ये संविधान को बदलने की कोशिश आज से नहीं हुई है। जी जी। क्योंकि ये जो RSS और हिंदू महासभा के जो लोग थे, ठीक है, ये लोग पहले से संविधान को मानने से इनकार कर दिया। जी जी। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में जब बात करूँ मैं भारत छोड़ो आंदोलन को, तो RSS हिंदू परिषद जो भी थे, ये लोगों का लड़ाई में योगदान नहीं था, लेकिन चापलूसी करने में इनकी योगदान रही है। जी। तो वीर सावरकर, जिसको वीर कहा जाता है, उन्होंने चापलूसी करने में अपना समय गुजारा है। हालांकि काला पानी की सजा उनको भी हुई थी, लेकिन माफ़ी नामा लिख कर वो काला पानी सजा से बार बार मुक्त होते रहे थे। और अंग्रेजों से उन्होंने अपना जो उनको मिलता था मंथली पैसे पेंशन, वो लेते रहे। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि आरक्षण हटा दिया जाए। इस पर क्या मुद्दा है आपको? देखिए, देश में आरक्षण कोई भी नहीं खत्म कर सकता है। दुनिया का कोई भी ताकत आ जाए भारत के आरक्षण को खत्म करने के लिए। क्योंकि ये बिहार में जहाँ जिस धरती से आप बात कर रहे हैं, ये वो बिहार है जब 2015 का चुनाव के टाइम में ये मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। बताइए, बिहार के लोगों ने सिखा दिया, उनको बुद्धि दिया, भाई ज्ञान देखो तुम ऐसी भाषा मत बोलो, आरक्षण पे बोलोगे तो 55 सीट पे तुम सिमट जाओगे। अच्छा, अभी जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था नागपुर शाखा में उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण जो है पहले 2000 वर्षों से सवर्ण कैटेगरी के जो लोग थे वो लोग ख्वाब भोग रहे थे। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये मोहन भागवत का वक्तव्य है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के लोगों ने उनको सिखा दिया कि भैया आरक्षण किसी भी दम पर खत्म नहीं हो सकता है, और आरक्षण कभी भी खत्म नहीं होगा, और खत्म होने की कोशिश भी होगा तो हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। आपको पता होगा दोस्त, 200 पॉइंट रोस्टर को खत्म करके 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया था 2018 में 2 अप्रैल को। हम लोगों ने पूरी पटना, पूरे बिहार, पूरे देश में जाम किया था। हमने कहा कि देश के अंदर SC ST OBC को अगर आरक्षण को खत्म करने की कोशिश किया जाएगा तो इस देश के अंदर खून बहेगा सड़कों के ऊपर। क्योंकि जो आरक्षण है, जो 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया तो उसमें ST के लोग कोई बन ही नहीं सकता था, प्रोफेसर नहीं बन सकता था। जो 200 पॉइंट हमारा रोस्टर है, वो उसमें जो दिया गया रोस्टर, उसमें हमारा देश के लोग जो SC ST OBC के लोग प्रोफेसर बनने के हो सकता है। इसके बावजूद इस देश के अंदर आप देखिए तमाम जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, उसके बाद विश्वविद्यालय में देख लीजिए कौन लोग मुख्य न्यायाधीश है, कौन लोग जज है, देखिए आप कौन लोग प्रोफेसर बने हुए, कौन लोग वाइस चांसलर है, कौन लोग चांसलर है। आप इसको देखेंगे तो वो कौन लोग है आपको दिख जाएगा। आपको दिख जाएगा जो आज़ादी के बाद भारत के पार्लियामेंट में 7000 कितना 7000 सांसद चुनाव करके आया, उसमें से 600 महिला सांसद थे, और 600 महिला सांसद में मात्र 2% OBC SC ST महिला थी। अब इससे अंदाजा लगाइए कि अभी जो पार्लियामेंट के अंदर जो वुमेन रिजर्वेशन लाया गया है, नारी शक्ति वंदन जो लाया गया है, उस नाम से अधिनियम लाया गया है, उस अधिनियम में क्या है, ओवरऑल जो है 33% जो रिजर्वेशन देने की बात कही जा रही है, उसमें OBC अगर 27% है, 70% है, 27% रिजर्वेशन अगर दिया गया है तो 27% रिजर्वेशन में 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा महिला को। मतलब आपके रिजर्वेशन काट कर दिया जाएगा। आपको जो 27% दिया गया है उससे काट कर आपको दिया जाएगा रिजर्वेशन। तो आप इसे समझ लीजिए क्या स्थिति बनाई जा रही है।
और जो SC ST को दिया जो गया है 22% रिजर्वेशन SC और ST मिलाकर है, इनको जो उसमें से 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो रिजर्वेशन मिल कहाँ रहा है? हम कह रहे हैं उस पार्लियामेंट के अंदर सुषमा स्वराज का अगर आवाज़ गूंजे, अगर उस पार्लियामेंट के अंदर स्मृति ईरानी का आवाज़ गूंजे, तो उस पार्लियामेंट के अंदर पत्थर तोड़ने वाले भगवती देवी का आवाज़ गूंजना चाहिए, उस पार्लियामेंट के अंदर फूलन देवी का आवाज़ गूंजना चाहिए। मैं ये बात उनको कहना चाहता हूँ। आप देख लीजिए बिहार और देश के अंदर बताइए कौन सी महिला घर से निकलकर जो घास गढ़ने वाली महिला है, गोबर ठोकने वाली महिला है, क्या वो महिला सपना में सोच सकती है कि हम पार्लियामेंट का मुंह देख पाएंगे? बताइए पत्थर तोड़ने वाली भगवती देवी क्या सोच सकती थी? जिसको फूलन देवी को कहा जाता है, कुख्यात डकैत के नाम से कहा गया, माननीय सांसद बनने के बाद उनको कहा गया। बताइए क्या फूलन देवी बन सकती थी? पार्लियामेंट के अंदर जा सकती थी? नहीं जा सकती थी पार्लियामेंट के अंदर। तो इस देश के अंदर महिलाओं का सिर्फ अपमान नहीं, इस देश के अंदर OBC SC लोगों का सबसे बड़ा अपमान है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि हजारों साल से स्वर्ण जाति का आरक्षण 100 में 100% लेते आ रहे हैं। जहां जी ये 70 साल से OBC SC ST के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, तो क्यों उन लोगों का घट रहा है? मतलब क्यों उन लोगों का घुटन हो रहा है? इसका क्या कारण है? भाई यही आरक्षण को दिया गया, OBC आरक्षण मंडल कमीशन जब लाया गया था इस देश के अंदर, मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल लाया गया था, कमंडल यात्रा निकाला गया था। ये वो धरती रही बिहार की धरती जहां से लालू प्रसाद यादव समस्तीपुर में उनका रथ यात्रा को रोकने का काम किया था और बहुत रिस्पेक्ट पूर्वक उनको कोलकाता भेजा गया था। ये वो बिहार रहा है जो आरक्षण बचाने की लड़ाई यहाँ से लड़ी गई। तो इसलिए इस देश का आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि इस देश के अंदर कहा गया EWF आरक्षण दिया गया, हम विरोध नहीं करते, मिलना चाहिए इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण, हमें से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण आप किसको दे रहे हो? क्या OBC बैकवर्ड समाज में नहीं है? बताइए, इकोनॉमिक पावर से वीक नहीं है कि आर्थिक स्थिति उनका नहीं जूझ रहे? जो सामाजिक तौर पे पिछड़ापन है, जो राजनीतिक तौर पे पिछड़ापन है, ये आपको देखना पड़ेगा कि आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक तौर पे पिछड़ेपन कौन लोग हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन कौन है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्या कारण है कि OBC SC ST के लोग हायर एजुकेशन में नहीं जा पाता है? क्या कारण है बताइए? ये कारण क्या है? आज देखिए बिहार के अंदर एक मुख्यमंत्री होता है जीतन राम मांझी, एक मंदिर में जो चले जाते हैं तो मंदिर को धोया जाता है। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा गिनाया जाता है कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया। आपने एहसान कर दिया है क्या? बताओ, आपने एहसान किया है? नहीं। और जब महिला जब जाते किसी मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए तो उनको क्या किया जाता है बताइए? उनको बाहर में जो गर्भगृह जो होता है उसको बाहर में उनको पूजा करवाया जाता है। और उसी का एक मंत्री अश्विनी वैष्णव जब जाते हैं तो गर्भगृह के अंदर उनको लेकर जाया जाता है। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है देश के अंदर बताइए? और बिहार में अगर गृह मंत्री अगर कहते हैं कि बिहार में जंगल राज आ गया है, लालू जी का अपमान करते हो। आज देखिए वुमेन रिजर्वेशन बिल जो लाया गया, आज हमें खला इस बात का दुख हुआ कि भाई आज हमारे पार्लियामेंट के अंदर लालू प्रसाद यादव होते, मुलायम सिंह यादव होते, अगर शरद यादव होते तो उसके अंदर इस देश के करोड़ों महिला की आवाज़ गूंज रहा होता, इस देश के करोड़ों महिलाओं की आवाज़, SC ST OBC के महिलाओं की आवाज़ गूंज रहा होता। आज हमें इस बात का बहुत दुख हुआ था। बताइए क्या कारण है इस देश के अंदर, क्या नहीं किया गया इस देश के अंदर लोगों के साथ? आप देखेंगे हर एक जगह अपमान किया जाता रहा। आपको कैसे अपमान किया गया मैं बताता हूँ। बिहार का धरती है जिसको बाबू जगदेव को क्या किया गया? मुंह में पेशाब करके बाबू जगदेव के मुंह में पेशाब कर गोली मार दी गई। क्यों मारा गया भाई बताओ? मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी लड़के के ऊपर एक लड़का उनके ऊपर पेशाब करके उनको पेशाब किया जाता है, वीडियो वायरल करता है। क्या दिखाना चाहते हो? आज भी इस देश के अंदर आदिवासी SC ST OBC के लोग आज भी क्या इस देश के तकलीफ झेलेगा? ये स्थिति उनके साथ किया जाएगा, ये इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। 2010 के अंदर NDA OEP अलायंस में रहते हुए लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव ने विरोध किया था, उसका विरोध किया था उद्धव 2010 के अंदर इस वुमेन रिजर्वेशन को लेकर। लेकिन वो किसी महिला के खिलाफ नहीं, उन्होंने कहा तो OBC का अलग से रिजर्वेशन दो, क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सवाल है। अच्छा, ये देश के अंदर जब तक छुआछूत भेदभाव रहेगा तो आप लोग बताइए क्या देश इकट्ठा होगी? मतलब देश ना छुआछूत अभी नहीं है सर जी। अभी मोदी सरकार में खाली हिंदू मुसलमान है। अच्छा, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद है, बस ये है सर। अच्छा, ये बताइए मुद्दा आ रहा है राम मंदिर का। ये बताइए राम मंदिर बनने से कितने वर्गों को, कितने सामाजिक तत्वों को भला होने वाला है? मंदिर मस्जिद की आड़ में इस देश का जो बुनियादी सवाल है, इस देश के अंदर जो बुनियादी सवाल है उस सवाल को छुपाने की एक साजिश चल रही है। वो साजिश क्या मैं बताता हूँ आपको। साजिश ये है
साजिश ये है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात कही गई थी, ये चीजें खत्म नहीं की। 2022 से दोगुना करने की बात जो कही गई थी, ये जब सवाल उनसे करने की कोशिश किया गया, इस सवाल को लेकर वो जब सवाल करने की कोशिश किया जाता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। जब इस देश के नौजवान, जब उनको 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की बात पूछता है तो वो कहते हैं तुम नारा लगाओ जय श्री राम का। जब उनसे कहा जाता है 2 करोड़, जब कहा जाता है 2 करोड़ नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाना चाहिए, तब ये बात करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे अब कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हो जहाँ पे दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं का रिस्पेक्ट नहीं हो। अब उस देश के अंदर हिंदू की कल्पना करते हो आप, किस हिंदू की बात करते हो? जिस हिंदू धर्म में कहा जाए सर्वधर्म संभाव की बात करता है, बताओ समान धर्मों का रिस्पेक्ट आप करते हो? जब ये सवाल तुमसे पूछा जाएगा तो जवाब नहीं दे पाओगे। अरे वो हिंदू सनातन धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। जब वसुधैव कुटुंबकम का मतलब इनसे जब पूछा जाएगा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? इस धरती के ऊपर जितने देश है, मतलब इस पृथ्वी के ऊपर जितना देश है, वह सभी का समान भाव, समान रिस्पेक्ट हमको करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये होता है। अच्छा, ये होता है कि अगर देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री भी बोलते हैं कि सब हिंदुओं मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र देता हूँ। कौन है भाई ये लड़का? कौन है बताओ? धीरेन्द्र कौन लड़का है ये? कहाँ घर है इसका? ये बाबा है। कौन बाबा है? भविष्य बना। अरे कौन बाबा है ये बताओ? ये बाबा है? सर सुनिए ना, मैं इसको बाबा कैसे मानूं? फौजी को हटवाइए ना। बता रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जो है बाबा दूसरे का भविष्य बताते हैं पर्चा फाड़ के। उसका भाई जो जेल जा रहा था तो उसका भविष्य नहीं बदले थे पर्चा फाड़ के। ना मुस्लिम हिंदू का बात नहीं है, वो दूसरे का भविष्य बताते हैं पर्चा फाड़ के कि तुम्हारे भविष्य में ही होगा। तो अपना भाई, उसका भाई भी जेल जा रहा था तो अपना भाई का भी ऐसे मत बोलिए। धीरेन्द्र शास्त्री का यहाँ कितना सारे फैन होंगे? सब है यार, सबका फैन सब है, ऐसा थोड़ी ना है, सबका फैन है। फैन का मतलब क्या कहते हैं? क्या? फैन का मतलब पंखा होता है। शाहरुख खान का फैन है। पंखा। हमको दिमाग खोल दिया कि वोट देगा, ए भाई, वोट लेने आएगा उससे पूछो। फैन का मतलब पंखा। पंखा यहाँ सब है, सब पंखा हिलाने वाला उनको लगता है। हाँ धीरेन्द्र, ये अपना बताओ, धीरेन्द्र शास्त्री जिसको कहते हो, कितना कथा फ्री में जाकर करता है बताओ? नौजवानों के बीच में कितना पैसा लेता है कथा करने का बताओ? अच्छा, जितना भारत में कथावाचक है वो हमको बताए कितना पैसा लेता है? हिंदू राष्ट्र बनाओगे, एक प्रोग्राम का तुम 10 से 20 लाख रुपए लेते हो और कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे फ्री में करो ना, जाके लोगों को बताओ, अपने धर्म की प्रचार प्रसार करो, फ्री में करो। जब उनको हम बुलाने जाएंगे तो बोलेंगे भाई 10 लाख लगे हम कथा करने का, 10 लाख तुमको देंगे, तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे पैसा लेकर हमसे? ये टोटली बुड़क बनाने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए देश का स्थिति अभी है, कहीं पे संविधान जलाया जा रहा है तो कहीं पे हिंदुत्व का किताबें जलाया जा रहा है, तो इस पे आपकी क्या राय है? अब बताइए, सिंपल आप समझिए, इस देश के अंदर पार्लियामेंट के 100 मीटर की दूरी पर भारत का संविधान को जलाया जाता है और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मुंह में दही जमा हुआ रहता है, एक शब्द नहीं बोलते हैं। जेएनयू के अंदर कोई घटना अगर घट जाए, कुछ हो जाए, वहाँ पे एक बांसुरी भी बजा दे लोग, एक सीटी बजा दे तो लगता है बम फूट गया जेएनयू में। ये इनकी जो मानसिक स्थिति है, ये जो मानसिक स्थिति है इनकी, इनको दिखता है, इससे इनकी मानसिक वैचारिकता क्या है, इस बात से आपको पता चलेगा। क्योंकि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। ये लोग, ये कभी संविधान को एक्सेप्ट किया ही नहीं। अच्छा, इस देश के अंदर तिरंगे झंडे को इसने अपनाने का काम नहीं किया था। ये तिरंगे झंडे को बोला 3 रंग को हम नहीं मानेंगे, एक रंग रहेगा। ये जो इनके इतिहास जब देखेंगे तो इनके इतिहास काला इतिहास रहा है। इनका इतिहास अब जब देखेंगे, इस देश के अंदर लोगों का शोषण करने का इतिहास रहा है। इनका इतिहास जब देखेंगे तो इनका इतिहास अंग्रेजों का चापलूसी करने में रहा है। इनका इतिहास संविधान के खिलाफ रहा है। इनका इतिहास जिन्ना के साथ सरकार बनाने में रहा है। ये बताइए, सबसे पहले भारत में मुस्लिम लीग का सरकार बना था, मुस्लिम लीग के साथ बना था या नहीं बना था? अब इसको अब देखना पड़ेगा आपको। देश में जो माहौल चल रहा है जातिवाद का, ये पूरा आसमान छू लिया है। मतलब कि इस देश में कहीं दलित और स्वर्ण के बीच लड़ाई हो रही है, तो कहीं हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई हो रही है। मैं यकीन से बता रहा हूं दोस्तों कि अगर आप सही नेता नहीं चुनिएगा, मैं किसी मोदी का भक्त का बात नहीं कर रहा हूं, किसी कांग्रेस के समर्थन में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस देश के समर्थन में बात कर रहा हूं। जब तक आप सही नेता नहीं चुनिएगा, तब तक कहीं हिंदू कटेंगे, कहीं मुस्लिम कटेंगे, कहीं स्वर्ण कटेंगे, कहीं दलित कटेंगे और इसी तरह फिर देश गुलाम होगा। यह यकीन से साथ कह रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि अपना विचार क्या इस पर रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।
कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए।